हंसराज सारण यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहे थे राजस्थान के दुर्ग, इनकी सीरीज चल रही थी, जिनमें से 3 पार्ट हो चुके हैं। जिनमें जो प्रथम पार्ट हुआ था राजस्थान के दुर्गों का वर्गीकरण व राजस्थान स्थापत्य कला के जनक से संबंधित था, जिनमें मनुस्मृति है, ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, शुक्र नीति है, कितने प्रकार बताए हैं उन्होंने, कौन से दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ, यानी इस प्रकार से। दूसरा जो पार्ट अपलोड किया था वो बटनेर दुर्ग का था, हनुमानगढ़ का बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता और उनकी वहां की कौन कौन सी विशेष। तीसरा जो पार्ट था वो है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था, और वही जोधपुर दुर्ग थोड़ा सा उसका हिस्सा बचा हुआ है। जोधपुर दुर्ग में हमने जो वहां का राजनीतिक इतिहास देख लिया था, राजाओं कौन कौन शासक किस प्रकार से, यानी सबसे पहले जोधा वो देखा था, बीका व सुजा की खड़ी है, जसमादेव वहां है। उसके बाद में मालदेव को जो देखा था, चंद्रसेन राठौड़ के समय खालसा घोषित होता है, मोटा राजा उदय सिंह के समय वो अधीन हो जाता है मुगलों के। उसके बाद में हमने वहां पर जो जसवंत सिंह को देखा था, जसवंत सिंह के समय औरंगजेब ने फिर खालसा घोषित कर दिया था। दुर्गादास राठौड़ के बलिदान से उनकी आन बान शान को पुनः जिंदा किया जाता है। उसके बाद में वहां पर अभय सिंह के समय एक बार संकट आता है जो जयपुर रियासत के कारण, हालांकि जो मान सिंह थे नाथ संप्रदाय वाले, उनके समय जो कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था उस दौरान संकट आता है। प्रमुख जो द्वार वगैरह देख लिए थे, सूरजपोल जिसे जोधा का फरसा कहा जाता है, एक वहां पर लोहे पोल था, एक रामपोल था, एक फतेह पोल था, जिसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। फतेह पोल का, फतेह प्रकाश महल का निर्माण क्यों करवाता है वो सारा उस वीडियो में। उसी क्रम में देखें तो हमें जो जोधपुर दुर्ग है, उस जोधपुर दुर्ग में 3 तोपें। नंबर 1 जो किलकिला तोप है, किलकिला तोप कहाँ पे है? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में। और इस किलकिला जो तोप है, इसकी स्थापना या कौन था या किसकी है ये तोप? तो अजीत सिंह ने स्थापित करवाई थी किलकिला तोप। हालांकि इसके अलावा जो एक तोप और है वो है गजनी खां तोप। गजनी खां तोप, और गजनी खां जो तोप थी वो गज सिंह के द्वारा जालोर विजय दौरान प्राप्त की गई थी। जालोर विजय के दौरान प्राप्त की गई तोप है गज सिंह के समय। हालांकि एक इनके अलावा शंभू बाण तोप और है। कौन सी तोप है? शंभू बाण तोप। और शंभू बाण तोप जो अपने खेजड़िया घटना वाला शासक जिनका नाम था अभय सिंह, और अभय सिंह ने यह तोप प्राप्त की थी, जो अहमदाबाद के सर बुलंद खां को पराजित करके। किसको पराजित करके? सर बुलंद खां को पराजित करके। इसके अलावा यहाँ के प्रमुख महल वगैरह हमने देख लिए थे, जो जसवंत थड़ा वगैरह, जो इससे पहले पात्र में मैंने एक उक्ति मिलती है इसके बारे में, रुडयार्ड किपलिंग की लिखी हुई। रुडयार्ड किपलिंग जो अंग्रेज एक साहित्यकार था, रुडयार्ड किपलिंग। और रुडयार्ड किपलिंग ने इनकी सुंदरता को देखते हुए कहा है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण परी व फरिश्तों ने करवाया है। परी या फरिश्तों ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया, ये उल्लेख करता है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग 2 दुर्गों के बारे में कहता है। एक बूंदी के तारागढ़ के बारे में कहता है। बूंदी का तारागढ़, तारागढ़ है, बूंदी भी है, अजमेर में भी। बूंदी वाले तारागढ़ के बारे में कहता है कि इसका निर्माण, बूंदी के पीछे भूत प्रेत चल जाए, यह मान्यता है, बूंदिया लेके रात नहीं जाना चाहिए, यानी बूंदी के तारागढ़ का निर्माण भूतों व प्रेतों ने करवाया है। तो इसका निर्माण परी व फरिश्तों ने करवाया है। एक मुख से 2 बात है, दोनों बात कहने वाला मुख एक है, परंतु दुर्ग न्यारे न्यारे हैं। एक तरफ परी है तो एक तरफ ये भूत प्रेत। तो दोस्तों ये मेहरानगढ़ जो दुर्ग का कुछ हिस्सा बचा हुआ था ये कंप्लीट। उसके बाद में हम अध्ययन करते हैं नए दुर्ग का, जो भाटियों का एक दूसरा दुर्ग था, बटनेर जो भाटियों वाला हो गया था। उसके बाद में हम जो जैसलमेर है उसका अध्ययन करते हैं, जैसलमेर दुर्ग। हाँ जी दोस्त, जैसलमेर जो दुर्ग है
इसे कहते हैं गौरहरागढ़ दुर्ग। गौरहरागढ़, और गौरहरागढ़ पहाड़ी पर स्थित होने के कारण पहाड़ी की आकृति त्रिकूट है, इसलिए इसको कहते हैं त्रिकूट दुर्ग। कौन सा दुर्ग? त्रिकूट दुर्ग। दुर्ग त्रिकूट पहाड़ी पर है, परंतु जो जैसलमेर की आकृति सप्त बहुभुजाकार है। कैसी है? सप्त बहुभुजाकार। किसकी आकृति? जैसलमेर दुर्ग की आकृति, या सॉरी जैसलमेर शहर की, सॉरी जो जैसलमेर शहर नहीं कह सकते, जो जैसलमेर जिले की आकृति सप्त भुजाकार है, सप्त बहुभुजाकार, और दुर्ग त्रिकूट दुर्ग कहते हैं क्योंकि त्रिकूट पहाड़ी पर है। ठीक है जी, यानी जैसलमेर जिले की जो आकृति है, उस जैसलमेर जिले की जो आकृति सप्त बहुभुजाकार, सप्त बहुभुजाकार। इसके अलावा इसे राजस्थान का अंडमान कहते हैं। इस दुर्ग को राजस्थान का अंडमान कहते हैं। इसे रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। कौन सा गुलाब? रेगिस्तान का गुलाब। किस दुर्ग को? उसके बाद में अन्य नामों में देखें तो सोनारगढ़ इसको कहा जाता है, स्वर्णगिरी इस दुर्ग को कहा जाता है, अनेक नाम है। रेत के समुद्र में लंगर लिए हुए जहाज के समान बताया गया जैसलमेर दुर्ग को। जैसलमेर का स्थापना है, जैसलमेर की स्थापना किसने की थी? तो 1155 में राव जैसल के द्वारा जैसलमेर की स्थापना की जाती है। वह इस जैसलमेर को अपनी बना लिया था राजधानी। किसने? राव जैसल ने। कब? 1155 में। इससे पूर्व इनकी राजधानी कौन सी थी? तो इनसे पूर्व इनकी राजधानी थी लोधरवा। कौन सी थी राजधानी? लोधरवा। इनसे पूर्व राजधानी होती है। जैसल ने राजधानी किसको बना लिया है? जैसलमेर को। परंतु जैसलमेर दुर्ग का निर्माण जरूर जैसल शुरू कर देता है, पूर्ण नहीं करता। ये बात कौन कहता? ये बात गोपीनाथ शर्मा कहता। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि जैसलमेर दुर्ग जो था उसका कुछ पार्ट ही जैसल ने बनवाया था, परंतु इसको पूर्ण करने वाला कौन था? वो राव जैसल का पुत्र होता है, और जिनका नाम था सालीवाहन द्वितीय। इसका राव जैसल का पुत्र जिसने जैसलमेर दुर्ग को पूर्ण करवाया था, और ये उल्लेख करता है गोपीनाथ शर्मा। हाँ जी, उसके बाद में अगर अपन देखें तो जैसलमेर दुर्ग के बारे में जो अबुल फजल का नाम सुना होगा, और अबुल फजल ने एक बड़ी फेमस पंक्ति लगभग जानते हैं, घोड़ा कीजे काट का पग कीजे पाषाण, अख्तर कीजे लोहे का तब पहुंचे जैसाण, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर भलो चिड़ायो भाटियां सीरे तो जैसलमेर। यानी यह पंक्ति अबुल फजल ने कही है जैसलमेर दुर्ग के लिए। यानी यहाँ पहुंचना इतना कठिन है। घोड़ा कीजिए काट का, लकड़ी का घोड़ा यानी मजबूत होना चाहिए। अख्तर कीजिए लोहे का, शरीर उसका लोहे का, पैर पाषाण पत्थर के मजबूत होने चाहिए। और इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि 1857 की जो क्रांति है उसके दौरान मंगल पांडे जो था, मंगल पांडे राजस्थान की समस्त रियासतों में भ्रमण करता है। एकमात्र रियासत में मंगल पांडे नहीं आया था, जैसलमेर। यानी यहाँ पहुंचना एक महाभारत के समान, कोई छोटी मोटी बात को नहीं। तो जैसलमेर भला है कि हम रेगिस्तान में रहते हैं। उसके बाद में जो यहाँ का जो अपन बात करें मराठों की, मराठा राजस्थान की समस्त रियासतों से चौथ वसूली करते हैं, परंतु रेगिस्तान की जो रियासतें थी जैसलमेर व बीकानेर, इनसे चौथ वसूली वगैरह वह जैसलमेर बीकानेर पर कभी भी दखल अंदाजी नहीं की थी मराठों ने। और मराठे राजस्थान की समस्त रियासतों में हस्तक्षेप करते हैं, दो जगह नहीं, जैसलमेर बीकानेर। क्योंकि जैसलमेर बीकानेर में आने के लिए घोड़ा काट का, पैर पाषाण, अख्तर लोहे का चाहिए। उसके बाद में यदि जैसलमेर प्रसिद्ध है तो अपने 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। कितने शाखों के लिए? 2.5 शाखों के लिए जैसलमेर दुर्ग प्रसिद्ध, जिनमें से प्रथम जो शाखा हुआ था ये पूर्ण शाखा है, दूसरा जो शाखा हुआ था ये भी पूर्ण शाखा है, परंतु जो तीसरा शाखा हुआ था ये अर्ध शाखा है। कैसा शाखा? तीसरा अर्ध शाखा। अर्ध शाखा क्यों? देखो जी, शाखा तो में 2 पात्र होते हैं। शाखे में कितने पात्र? 2 पात्र।
एक महिला होती है साके में, एक पुरुष भाग लेते हैं। महिला अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए या किसी विदेशी के हाथ पड़े अपने आप को बचाने के लिए या प्राणोत्सर्ग करने के लिए महिलाएं जल व आग में कूदकर अपना शरीर त्याग देती हैं, जिसे कहते हैं जौहर। महिलाएं अपने दुर्ग को या अपने स्वामी को या अपने राजपूतों को जब संकट में देखती, इस दौरान कि हमारा कोई दूसरा बलात् नहीं करे, इसलिए जल व आग में गिरा देती थी, कूद जाती थी, जिसे जौहर कहते हैं। पुरुष मरने मिटने के लिए मैदान में उतरते हैं, उसे केसरिया कहते हैं। क्या कहते हैं जी? केसरिया। जब जौहर व केसरिया दोनों का मिश्रण हो तो उसे कहते हैं साका, और दोनों में से यदि एक हो तो उसे कहते हैं अर्ध साका। समझ गए होंगे साहित्य तक? यानी जौहर व केसरिया जब दोनों होता है तो उसे कहते हैं पूर्ण साका, दोनों में से यदि एक हो तो उसे कहते हैं अर्ध साका। और यहाँ तीसरे अर्ध शाखा ऐसा ही कुछ होता है। तीसरे की बात कर लेते हैं। पहले क्या होता है? कंधार का क्षेत्र है। कंधार में 1550 की बात है, कंधार का अमीर अली था कोई, और अमीर अली को यहाँ से पदच्युत कर दिया था। अमीर अली 1550 की बात है। हुमायूं जब निर्वासित काल जी रहा था, यानी हुमायूं का भाई यहाँ पे जो कामरान का शासन होता काबुल कंधार के क्षेत्र में, यानी उसने उसको राज्य से हटा दिया। अमीर अली को, छोटा मोटा कोई नौकर था उसका, अमीर अली। और अमीर अली यहाँ जाता है, यहाँ जैसलमेर के शासक लूण करण सिंह की शरण में, और लूण करण सिंह से दोस्ती कर लेता। ये लूण करण सिंह वही है जिसकी पुत्री का नाम था रूठी रानी उम्मादे। रूठी रानी उम्मादे किसकी पुत्री है? लूण करण सिंह की। कहाँ का शासक है? जैसलमेर का भाटी शासक है। 1550 में अमीर अली को शरण दिए, जो कंधार से आया है, पठान है जी। अमीर अली यहाँ आकर इससे दोस्ती कर लेता है। अमीर अली ने एक दिन कहा, लूण करण सिंह जी। बोलो हाँ जी बोलो। बोले जी मारी बेगमा। बोले जी थारी बेगमा। बोले थारली महाराणा मिलना चाह रही, मुलाकात करने चाह रही। बोले कोई दिक्कत को नहीं, अपन तो एक घर का एक आदमी करा दे मुलाकात। यानी अमीर अली अपनी बेगमों को मिलाना चाहता है लूण करण सिंह की महारानियों से, परंतु अमीर अली ने अनुमति जो ही प्राप्त की, बेगमों के स्थान पर जो झांकी वगैरह डोले ले जाते थे, थोड़ी पैदल थोड़ी चलती हुई थे, तो उसमें सैनिक बैठाता है महिलाओं के भेष में और प्रवेश करा देता है इस दुर्ग के अंदर। परंतु इस षड्यंत्र का पता चल जाता है। षड्यंत्र का पता चलते ही लूण करण सिंह था, और लूण करण सिंह ने क्या किया? यहाँ केसरिया धारण कर लिया। क्या कर लिया? लूण करण सिंह ने केसरिया धारण कर लिया। पुत्र था इसका मालदेव। देखो यहाँ पर अर्धशाखा क्यों है? सैनिकों ने केसरिया धारण कर लिया था, परंतु जो यहाँ की रानियां थी उन रानियों ने जौहर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो बाठी थे, बाठियों ने विजय प्राप्त कर ली थी। क्या प्राप्त कर ली? बाठियों ने विजय प्राप्त कर ली। विजय प्राप्त करते ही बाठियों ने जो ही विजय प्राप्त की, उस दौरान बाठियों ने जो ही विजय प्राप्त की, उस दौरान कोई दिक्कत नहीं। ये जो था लूण करण सिंह, ये वीर गति को प्राप्त हो जरूर जाते हैं, परंतु इनका पुत्र जो मालदेव आगे शासक बना था, इसीलिए ये अर्ध शाखा। पहला और जो दूसरा शाखा है ना, पहला जो शाखा गठित कब होता है? प्रथम शाखा 1313 में, हालांकि अलग अलग डेट मानी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी के समय, कई तो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने 1332 में, भैया 1316 तक अलाउद्दीन रहा था, 32 में था। 1313 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। उस दौरान जैसलमेर का प्रथम शाखा होता है। इस दौरान यहाँ का जो शासक था ने मूलराज सिंह था। मूलराज सिंह ने केसरिया धारण किया था। मूलराज सिंह का कुंवर था रतन सिंह। कौन था जी? रतन सिंह। और रतन सिंह दोनों ने वीरता हासिल की थी। ये था जैसलमेर का प्रथम शाखा। दूसरा शाखा है वो 1357 का है। कब का? 1357 का दूसरा शाखा है। इस दौरान जो आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक।
और फिरोज शाह तुगलक आक्रमणकारी है। और यहाँ का जो द्वितीय शाक्य के दौरान शासक था ने वो रावल दुद्धा था। कौन था जी? रावल दुद्धा। यानी रावल दुद्धा ने केसरिया धारण किया था और रावल दुद्धा का साथ देने वाला था त्रिलोक सिंह। कौन था? त्रिलोक सिंह इसका साथ देने वाला होता है। ये थे जैसलमेर के 2.5 शाक्य। इसी क्रम में हम आगे देखें तो जैसलमेर जो दुर्ग था, जैसलमेर दुर्ग की स्थापत्य की बात कर लेते हैं। देखो, स्थापत्य की यदि बात करें जैसलमेर दुर्ग, तो जैसलमेर दुर्ग अपने आप में प्रसिद्ध किस लिए है? ये तो चलो ऐतिहासिक महत्व है उसका। उसके बाद में अगर स्थापत्य की दृष्टि से देखें तो जो जैसलमेर दुर्ग है वो जैसलमेर दुर्ग अपने 99 बुर्जों के लिए प्रसिद्ध है। कितने बुर्जों के लिए प्रसिद्ध है? 99 बुर्जों के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर दुर्ग। कितने बुर्ज? 99। उसके बाद में इसे राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कहते हैं। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट। पहला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। गलियां गालियां इसलिए इसे गलियों का दुर्ग भी कहा जाता है। गलियों का शहर जैसलमेर है, वो आप जानते हैं। उसके बाद में यहाँ इंपॉर्टेंट है एक बादल महल। कौन सा महल इंपॉर्टेंट है? बादल महल। और इस बादल महल का निर्माण 1884 में करवाया गया था। जो वेरी साल को समर्पित है ये बादल महल, समर्पित बताया जाता है। बादल महल की खास बात क्या है? 5 मंजिला। भाई खास बात है ये? ना ना, खास बात यह 4 मंजिल वर्गाकार है। यानी नीचे की जो 4 मंजिल है वर्गाकार और ऊपर की जो 5वीं मंजिल है वो गुंबदाकार है। और ये ऊपर का गुंबदाकार होना, नीचे से वर्गाकार होना ब्रिटिश स्थापत्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ब्रिटिश स्थापत्य कला का उदाहरण है। 1884 का ब्रिटिश होना ही हो स्थापत्य कला का उदाहरण माना जाता है यहाँ का बादल महल। उसके बाद में देखो मोती महल वगैरह अनेक महल है। मोती महल भी यहाँ पर है। परंतु यहाँ के जो महल है ना, वो महल अपनी खास विशेषता के लिए फेमस है और वो है अपनी जालियों की सुंदर कटाई के लिए। जोधपुर की हवेलियां अपनी जालियों की सुंदर कटाई या सुंदर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। यही अच्छा क्वेश्चन बनता है जो यहाँ के मोती महल जैसे यहाँ के शासकों ने बनवाए थे। तो मूंदराज का है मोती महल जो जालियों की सुंदरता के लिए, उनकी कटाई के लिए प्रसिद्ध। उसके बाद में एक बड़ा समूह है यहाँ मिलता है मंदिरों का। मंदिरों में देखो, एक तो जो मंदिर मिलते हैं यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का मंदिर मिलता है। लक्ष्मी नारायण का किसको समर्पित है? लक्ष्मी नारायण का मंदिर विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है लक्ष्मी नारायण का मंदिर। कहते हैं इनकी मूर्ति अपने आप प्रकट हुई थी यहाँ पर और इसका निर्माण करवाने वाला बेरीसाल सिंह था। कौन था? बेरीसाल सिंह ने इसका निर्माण कराया था पूर्णतः इस मंदिर का। और यह कहा जाता है कि लक्ष्मी नारायण को वास्तविक महारावल मानते हैं। जैसलमेर के भाटी वास्तविक महारावल किसे मानते हैं? लक्ष्मी नारायण को, और स्वयं को इनका दीवान मानते हैं। उसके अलावा जो इनकी भाटियों की देवी थी समांगिया माता। कौन सी माता भैया? समांगिया माता। और समांगिया माता का भी मंदिर यहाँ पर है। ये तो बेसिक सी बात। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट या पानी की व्यवस्था के लिए एक कुआं है जेसलू कुआं। और यह बताया जाता है पौराणिक मान्यता के अनुसार के भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन यहाँ भ्रमण के लिए आए थे। कृष्ण जी ने 33 तास लागी सुदर्शन चक्र चर दे वो बना दिया नाम जेसलू। और ये कहा था कभी न कभी हमारे पूर्वज या चोरी हमारे वंशज आगे यहाँ बसेंगे और जेसलू कुआं इसका नाम रखे। सबसे बड़ा यहाँ पर एक जैन ग्रंथ भंडार मिला है। जैन धर्म जो ग्रंथ है और जैन धर्म ग्रंथ भंडार मिला है, भंडार स्थित है। और उस जैन धर्म ग्रंथ भंडार का जो नाम है जिन भद्र सूरी के नाम पर रखा गया। जिन भद्र सूरी जैन विद्वान है जिसे कहते हैं जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार, जैन धर्म ग्रंथ भंडार उसका नाम है जिन भद्र सूरी। यहाँ पर जो दुर्लभ जैन धर्म की प्राचीन पांडुलिपियां मिलती हैं, जिन पांडुलिपियों की रचना ताड़ के पत्रों पर लिखी गई, प्राचीन हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियां,
जैन धर्म, जो राजस्थान की चित्रकला पढ़ते हैं वहां पर भी ये आता है, यानी चित्रकला से भी संबंधित है। जैन धर्म ग्रंथ भंडार है जो जिन भद्र सूरी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। जिन भद्र सूरी धर्म ग्रंथ भंडार या प्राचीन दुर्लभ भंडार है जो ताड़ पत्रों पर लिखी हुई पांडुलिपियां। उसके बाद में अगर बात करें तो जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ या ऋषभ देव। अच्छा जी, आदिनाथ व ऋषभ देव के बाद में एक तीर्थंकर हुए थे जिनका जो नाम है संभवनाथ। 23वें तीर्थंकर है जिनका नाम है पार्श्वनाथ। और इन जैन तीर्थंकरों का जो यहाँ पर मंदिर है, यानी और सबसे प्राचीन जो जैन मंदिर है, पहले वाले का प्राचीन होगा आदिनाथ या ऋषभ देव प्रथम जैन मुनि है, तीर्थंकर है। कुल कितने 24 हुए हैं। और इन तीर्थंकरों का यहाँ पर प्राचीनतम जो मंदिर है वो आदिनाथ का है और संभवनाथ का भी है, पार्श्वनाथ का। जैन मंदिर हो गए, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, समांग्या माता का मंदिर है, जैसलू कुआ है, बादल महल इंपॉर्टेंट है, 5 मंजिला है, 9 बुर्ज है, लिविंग फोर्ट है, जो मोती महल वगैरह जालियों की सुंदरता के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जिस किसी को पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।